दोस्तों, जब ट्रेन में भीख मांगने वाली लड़की पर करोड़पति का बेटा दिल हार बैठा, फिर जो हुआ, पूरी इंसानियत हिल गई। दोस्तों, कभी-कभी एक अनजानी नजर दिल के इतने करीब आ जाती है कि उसे भुला पाना नामुमकिन हो जाता है। एक अमीर लड़का जिसके पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, रुतबा, लेकिन ट्रेन के एक सफर में वह एक भीख मांगने वाली लड़की की सादगी पर ऐसा दिल हार बैठा जैसे बरसों से उसी की तलाश कर रहा हो। मगर जो हकीकत धीरे धीरे सामने आई, उसने उसकी रूह तक हिला दी। क्या वाकई एक भीख मांगने वाली लड़की से प्यार करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, या उसकी सबसे बड़ी भूल? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, यह सच्ची कहानी नई दिल्ली के संगम विहार की है, जहां आदित्य करोड़पति पिता का इकलौता वारिस, कई फैक्ट्रियों, कंपनियों और ईंट भट्टों का मालिक था। आदित्य का परिवार, लेकिन आदित्य जिसे उसके घर वालों ने बचपन से ही सोने के चम्मच से खिलाया था। लेकिन उसे असली दुनिया देखने का शौक था। अपने पापा से बार बार कहा करता, बाबा, मैं खुद अकेले सफर करना चाहता हूं, मुझे अपने तरीके से जीने दो, मैं बस दुनिया को देखना चाहता हूं। पापा बार बार कहते, अगर कहीं जाना है तो बेटा, मैं कार भेज देता हूं, तू आराम से जा। मगर आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं बाबा, मुझे भीड़, स्टेशन, ट्रेन का सफर खुद महसूस करना है। जिंदगी का असली रंग वही है। और बस यही जिद आदित्य को उस रास्ते पर ले आई जहां उसकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। फिर क्या था? एक दिन आदित्य ट्रेन में बैठा था। स्टेशन की भीड़, चाय वालों की आवाजें, कुलियों के दौड़ भाग, सब कुछ उसके लिए नया नया था। वो खिड़की से बाहर झांकते झांकते कब सो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन अचानक किसी ने धीरे से उसकी बांह को छुआ। नींद खुली तो देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी। उम्र कोई 22 से 24 साल। घाघरा चोली पहनी थी, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे भगवान ने खुद फुर्सत में बनाया हो, जैसे किसी परी ने गलती से इंसानों के बीच जन्म ले लिया हो। आदित्य ने फौरन जेब से 50 रुपया निकाले और उसके हाथ में रख दिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी, वह चेहरा उसकी आंखों में कुछ ऐसे उतर गया जैसे किसी नागिन की आंखों में उसके दुश्मन का चेहरा बस जाता है। लड़की चुपचाप पैसे लेकर दूसरे डब्बे में चली गई, लेकिन आदित्य का दिल वहीं ठहर गया था। बिना कुछ सोचे समझे वो भी उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरे डब्बे में पहुंचकर उसने इस बार 20,000 की गड्डी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। लड़की ने हैरान होकर पूछा, बाबूजी, कहीं गलती से तो नहीं रख दिया? आदित्य ने हंसते हुए कहा, नहीं, गलती नहीं, यह तुम्हारे लिए है। लड़की बिना कुछ बोले पैसे लेकर आगे बढ़ गई। लेकिन उसके जाने के बाद आदित्य की आंखें नम हो गईं, दिल बेचैन हो गया। वह सफर के बाद वापस अपने रूम पर पहुंचा, लेकिन अब वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्त से कहा, यार, मैं किसी से मिलकर आया हूं, वो बस दिल से उतर ही नहीं रही। दोस्त हंसते हुए बोला, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? आदित्य ने धीरे से कहा, शायद रात को सोया तो सपना भी उसी लड़की का आया। अगली सुबह दोस्त से कहा, मुझे फिर से उस लड़की से मिलना है, कुछ भी करके। दोस्त ने पूछा, मगर उसका नाम पता? कुछ भी तो नहीं पता। तुम्हें? आदित्य ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो जिस ट्रेन में भीख मांग रही थी, ऐसे लोग अक्सर उसी रूट पर होते हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा। और बस, आदित्य ने पढ़ाई छोड़ दी। हर दिन वही ट्रेन, वही प्लेटफॉर्म, वही इंतजार, 3 बार, 4 बार, पांचवी बार, और तब किस्मत ने उसका साथ दिया। वही लड़की फिर से उसकी ट्रेन में आ गई। इस बार जैसे ही आदित्य ने उसे देखा तो उसके दिल ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, यह भगवान की मर्जी है। आदित्य की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने उस लड़की को फिर से देखा, वो लड़की जो उसके ख्वाबों में बस चुकी थी, वो लड़की जो उसकी रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन चुकी थी। वह फिर से उसी ट्रेन में थी, लेकिन इस बार लड़की ने जैसे उसे अनदेखा कर दिया था। शायद उसे लगा होगा कि यह वही लड़का है जो मुझे फिर से पैसे देने आया है। लेकिन आदित्य का मकसद पैसे देना नहीं था। उसका मकसद था उस लड़की से सिर्फ बात करना, बस उसे थोड़ा और जानना। लड़की चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी,
और आदित्य बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे। लड़की जैसे ही अगले स्टेशन पर उतरी, आदित्य भी चुपचाप उसके पीछे उतर गया। लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका इस तरह पीछा कर रहा है। लड़की रेलवे स्टेशन से बाहर निकली और एक सुनसान जंगली रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। वो रास्ता जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वो पगडंडी जिसके एक ओर झाड़ियां थीं, दूसरी ओर बंजर जमीन। आदित्य का दिल बार बार धड़क रहा था। एक अनजानी जगह, अनजान लड़की, लेकिन उसके कदम जैसे खुद चल रहे थे, वह रुक नहीं सका। काफी देर चलने के बाद लड़की एक छोटे से गांव में पहुंची जहां कच्चे घर थे, झोपड़ियां थीं, फूस की छतें थीं। लड़की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में चली गई। आदित्य पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। वो देख रहा था कि झोपड़ी के अंदर क्या हो रहा है। लड़की ने अंदर जाकर कुछ पैसे अपनी मां को दिए। मां, आज कुछ ज्यादा मिल गया, बाबा की दवाई खरीद लेंगे। मां ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, तू सच में हमारे भगवान है, तेरे बिना यह घर नहीं चलता। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने देखा लड़की का बाबा लकवे से पीड़ित था, चल भी नहीं पाते थे। दो छोटे छोटे भाई बहन भी थे जो बेतरतीब कपड़ों में घर के बाहर मिट्टी में खेल रहे थे। यह सब नजारा देखते देर रात हो गई थी। मां ने बेटी से कहा, बेटी जा, भैंस को चारा डाल दे। लड़की चारा लेकर चली और आदित्य उसके पीछे। तभी लड़की ने पलट कर देखा, आप यहां क्या कर रहे हो? आदित्य उसकी आंखों में झांकता रहा, कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की थोड़ी डर गई। बोलो बाबूजी, आप पैसे लेने आए हो, माफ करना, पैसे तो बाबा की दवाई में खर्च हो गए। अगर आप चाहो तो मैं भीख मांगकर धीरे धीरे झुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। आदित्य का दिल जैसे टूट गया। वो फौरन बोला, पगली, मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, तुम्हारी बातें सुननी थी, जानना चाहता था कि तुम किन हालातों में जी रही हो। लड़की की आंखें भर आईं। तो फिर बाबूजी, आप यहां क्यों? आदित्य बोला, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, शायद मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं। लड़की हंसने लगी। बाबूजी, आप मजाक मत करो, आप अमीर आदमी हो, मैं तो एक भिखारिन हूं। आदित्य ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास जो दिल है ना, वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। लड़की की आंखों में अब सच्ची चमक थी। मगर तभी अचानक उसकी मां वहां आ गई और लड़की का हाथ पकड़कर खींच लिया। बेटी, यह क्या कर रही है? ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों से खेलते हैं, तू समझती क्यों नहीं? आदित्य ने मां की आंखों में आंखें डालकर कहा, आंटी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मैं इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मां हंस पड़ी। बेटा, अमीरों की दुनिया में हमारे लिए जगह कहां है? तुम तो बस खेल खेलोगे, फिर छोड़ दोगे। आदित्य बोला, अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करती तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कल सुबह इसी गांव के मंदिर में इस लड़की से शादी करूंगा। मां हैरान थी। लड़की के दिल में हलचल थी और रात धीरे धीरे बीत रही थी। सुबह की हल्की हल्की धूप जैसे ही गांव की मिट्टी को छूने लगी थी। मंदिर के घंटे धीरे धीरे बजने लगे थे और आदित्य अपनी वादे पर अड़ग खड़ा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। गांव के लोग हैरान थे। अरे, यह तो कोई बड़ा आदमी है, इतना अमीर लड़का इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की से शादी करेगा? क्या सच में? मधु की मां पूरी रात सोचती रही थी। उसकी आंखों में डर था, सवाल था और भरोसे की कश्मकश थी। क्या कोई इतना बड़ा आदमी सच्चा हो सकता है? सुबह सुबह मधु अपनी मां से कहती है, मां, वो लड़का सच में मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा है। मां, पहली बार कोई मेरी आंखों में देखकर बोला था कि मैं कीमती हूं। मां, मैं क्या करूं? मां की आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटी, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा लिखा है। जाओ बेटी, जाओ। किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मधु के पैरों में जैसे पंख लग गए। वह दौड़ती हुई मंदिर की तरफ जाने लगी। आदित्य पहले से वहां खड़ा था। गांव वाले चुपचाप खड़े देख रहे थे। आदित्य ने जैसे ही मधु को देखा, उसके चेहरे पर एक सुकून था। मैं जानता था तुम आओगी। मंदिर में सिंपल सी शादी हुई, ना कोई बैंड, ना कोई बारात, लेकिन वहां जो मौजूद थे, उनके दिलों में जो शांति थी, वह किसी शाही शादी में भी नहीं होती।
मधु के सिर पर सिंदूर डाला और अपने दिल से उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद आदित्य ने मधु की मां के झोपड़े में राशन भिजवाया, कपड़े दिए और कुछ पैसे भी दे दिए। पड़ोसियों के साथ छोटी सी दावत रखवाई, सबके लिए सब्जी पूरी का इंतजाम करवाया। मधु के चेहरे पर जो खुशी थी वो आदित्य के लिए करोड़ों की दौलत से ज्यादा कीमती थी। अब आदित्य ने मधु को अच्छे कपड़े पहनाए, उसे अपनी बाइक पर बिठाया और धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ चल पड़ा। मधु, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, अपने आप में ऐसी लग रही थी जैसे कोई राजकुमारी हो। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी सादगी, उसकी हंसी, आदित्य का दिल बस वही अटक गया था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। शहर पहुंचने के बाद आदित्य ने अपने पापा से कुछ भी नहीं बताया। वह शहर में किराए का एक कमरा लेकर अपनी पत्नी मधु के साथ रहने लगा और कभी कभी मधु के साथ बाजार में घूमता। एक दिन क्या थी, आदित्य के पापा का एक परिचित उस बाजार में आदित्य को मधु के साथ देख लेता है। वो फौरन फोन करता है, सर, आपके बेटे को किसी लड़की के साथ रोज बाजार में घूमते हुए देखा है। लगता है कोई गलत संगत में पड़ गया है। पापा का फोन आता है, बेटा किसके साथ घूम रहे हो? शादी करनी है तो कर लो, इस तरह से घूमना अच्छा नहीं लगता। आदित्य ने धीरे से कहा, बाबा, वह मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, वह भी यहां कोचिंग कर रही है, हम साथ पढ़ते हैं। आदित्य जानता था कि अगर वह सच्चाई अभी बता देगा तो शायद बात बिगड़ सकती है, लेकिन न्या अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अच्छे कपड़ों में उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह कभी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगती थी। पापा ने कहा, बहुत अच्छा बेटा, अगर तुम्हें पसंद है तो शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको जल्द ही सब बताऊंगा। आदित्य जानता था कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वह वक्त आ गया था जब अपने पिता के सामने सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। लेकिन कैसे कहे, कैसे बताएं कि वह लड़की जिसे उन्होंने कोचिंग की दोस्त समझा, वह कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी। आदित्य के दिल में उथल पुथल मची थी। लेकिन मधु, जो अब उसकी पत्नी थी, वह बहुत ही सादगी से सास ससुर के बारे में पूछती रहती थी। आदित्य, मैं कब आपके माता पिता से मिलूंगी? मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। आदित्य बस टालता रहता, अभी नहीं मधु, सही वक्त आने दो। लेकिन मधु का दिल बहुत साफ था। वह रोज आदित्य से कहती, आपके बाबा और मम्मी ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या मैं भी उनके प्यार की हकदार नहीं हूं? आदित्य के मन में अब और देर करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने पापा को फोन किया। बाबा, क्या मैं कल घर आ सकता हूं? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मां तो कब से तुम्हारी बहू का इंतजार कर रही है। अगले दिन आदित्य ने मधु को अच्छे से सजाया, उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसे एक सुंदर साड़ी पहनाई। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर खुद ही सोचने लगा, बाबा को मधु को देखकर सब समझ आ जाएगा। जब दोनों घर पहुंचे तो मां बाप की नजरें मधु पर टिक गईं। इतनी सुंदर बहू, इतनी शालीन चाल ढाल। मां तो उसे देखते ही प्यार से गले लगा ली। बेटी, तुझे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे तू भगवान का भेजा हुआ तोहफा हो। मधु ने मां बाप की सेवा में खुद को झोंक दिया। सुबह उठते ही मां के पैर दबाती, बाबा को चाय देती, घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ खुद करने लगी। मां कई बार कहती, तुम्हें तो रानी की तरह रहना चाहिए था, लेकिन तू तो बस सेवा में लगी रहती है। आदित्य के बाबा भी मुस्कुराते, बेटा, तूने बड़ी समझदारी से बहुत चुनी है, यह सच में हमारे घर का रत्न है। आदित्य जानता था कि अब सही वक्त है। लोहे को गर्म पाया तो अब उस पर चोट करनी ही थी। रात को जब सब खाना खा चुके थे, आदित्य अपने मां बाप के पास बैठा और बहुत ही भावुक होकर बोला, बाबा, एक बात कहनी है। बाबा बोले, हां बेटा, बोलो। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, कोई अमीर घर की नहीं है, वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती थी। पहली बार मैंने उसे वही देखा था। उसके बाबा बहुत बीमार थे, मां दूसरों के घरों में काम करती थी। मैंने उसे 20,000 दिए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल बस उसी में अटक गया। मैं उसे ढूंढता रहा, उसके गांव गया और फिर उससे शादी कर ली। बाबा, मैंने आपकी मर्जी के बिना यह सब किया,
लेकिन मधु का दिल बहुत अच्छा है। वो इस घर की बहू बनने लायक है। आदित्य के बाबा थोड़ी देर चुप रहे। मां भी भावुक होकर मधु को देख रही थीं। फिर बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, तूने अपने दिल से सही चुना है। अगर मैं तुझे किसी अमीर बाप की बेटी से ब्याह देता तो क्या वो इस घर में ऐसे सेवा करती? पैसा तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो इज्जत इस बहू ने इस घर को दी है, वह अमूल्य है। मां भी मधु को गले लगाते हुए रो पड़ी। बेटा, अगर तू हमारे घर की बहू ना होती तो शायद यह घर अधूरा रह जाता। आदित्य के बाबा ने कहा, अब हमें मधु के मां बाप को भी अपनाना चाहिए। चलो बेटा, हमें उनके घर चलना है। अगले ही दिन आदित्य अपने मां बाप को लेकर मधु के गांव पहुंचा। वो गांव जहां झोपड़ियां थीं, टूटी फूटी दीवारें थीं और गरीबी का दर्द हर चेहरे पर साफ झलकता था। लेकिन आज उस गांव में जैसे एक अलग ही रौनक थी। मधु के बाबा, जो पहले झोपड़ी के बाहर एक पुरानी चारपाई पर लेटे रहते थे, आज जैसे उनकी आंखों में भी उम्मीद की नमी थी। जब आदित्य के बाबा और मां झोपड़ी के अंदर आए तो मधु के मां बाप घबरा गए और बोले, बाबूजी, हमने आपकी जाति नहीं देखी, आपका कद नहीं देखा, बस अपनी मजबूरी में बेटी को ब्याह दिया। माफ कर दीजिए बाबूजी, हम गरीब लोग हैं। आदित्य के बाबा उनके पास जाकर हाथ जोड़ लिए। अरे नहीं भैया, आज से आप हमारे अपने हो। आपकी बेटी ने हमारे घर को जो प्यार दिया है, जो इज्जत दी है, वह दुनिया की किसी अमीरी से बड़ी है। मधु की मां रोने लगी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बेटी कभी इतनी इज्जत पाएगी। हम तो सोचते थे भीख मांगकर जैसे तैसे यह जिंदगी कट जाएगी। आदित्य की मां ने भी आकर मधु के मां बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज से हम एक ही परिवार है। अब यह झोपड़ी नहीं रहेगी। हम आपके लिए पक्का घर बनवाएंगे और आपके लिए एक दुकान भी खुलवाएंगे। गांव वालों की आंखों में भी चमक आ गई। वो कहने लगे, अरे सच में कभी कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है जो सब कुछ बदल देती है। थोड़े ही दिनों में आदित्य के बाबा ने अपने लोगों को भेजकर मधु के मां बाप का पक्का घर बनवाया। एक छोटी सी दुकान खुलवाई और मधु के बाबा को बैठा बैठा कारोबार करने का मौका मिल गया। मधु के बाबा की आंखों में खुशी थी। बेटा, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह तूने सच कर दिखाया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने मधु को जन्म दिया, मैंने तो बस उसे जिंदगी दी। मधु के परिवार में अब गरीबी की जगह खुशियां आ गई थीं। मधु अब अपनी सास ससुर की दिन रात सेवा करती और उसके मां बाप अपने नए घर में सुकून की सांस लेते थे। मधु के बाबा अक्सर कहते, अगर मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करता तो शायद मुझे पैसे मिल जाते, लेकिन इतनी अच्छी बहू नहीं मिलती। आदित्य भी मधु का हाथ पकड़कर कहता, मधु, तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। मधु हंसते हुए कहती, अगर आप मुझे उस दिन 50 रुपया ही देकर चले जाते तो शायद हम आज कभी नहीं मिलते। आदित्य की आंखों में आंसू थे। नहीं मधु, तुम्हें देखकर समझ आ गया था कि तुम सिर्फ भीख मांगने वाली लड़की नहीं हो, तुम मेरी किस्मत हो। कई बार उल्टे रास्ते भी सीधा मंजिल दे जाते हैं। कई बार जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां हम उम्मीद छोड़ देते हैं। दोस्तों, मानते हैं कि अमीरी गरीबी से बड़ा होता है दिल का रिश्ता? क्या आप भी मानते हैं कि प्यार किसी जात, पैसे या रुतबे का मोहताज नहीं होता? बताइए, क्या अगर आपके सामने ऐसा कोई मौका आए तो आप भी दिल से वही फैसला लेंगे? या अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।